हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले पढ़े थे और आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स का पोलर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। आपका आज का टॉपिक क्या है? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक जितना भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है वो आपके बेसिक्स थे, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने जाना। आज हम पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स में कैसे करते हैं वो सीखेंगे। चलिए देखते हैं आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आप एक चीज आपको बता दें, ये जो एक्स एक्सिस होता है ये आपका रियल नंबर, एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं और वाई एक्सिस पे जो नंबर होंगे वो इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि z इक्वल टू आपका क्या होता है? x प्लस आई वाई। तो x एक्सिस पे ये x वाला कोऑर्डिनेट होता है और y के साथ i इमेजिनरी लगा हुआ है, इसीलिए y पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब y लाइन पे जो आपके नंबर्स होंगे वो इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। अच्छा, y एक्सिस को इमेजिनरी लाइन भी कहा जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? y डैश। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रहे। हम अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बातें नहीं चल रही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें चल रही हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चीजें यूज होंगी, लेकिन ये ध्यान रहे हम कॉम्प्लेक्स की बातें कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स का मतलब पहले ही दिन से बताया जा रहा है, इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? इमेजिनरी, मतलब आयोटा उसमें होगा, मौजूद होगा, उसकी बात चल रही है। तो आपको पता है z इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आई वाई होता है। अब ये आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। अब आप सपोज करिए हमने एक पॉइंट ले लिया 3,5, हमने एक पॉइंट ले लिया 3,5। अब इसमें 3,5 हमें रिप्रेजेंट करना है 1 2 3, मतलब 3 इधर जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ, मतलब अगर इसको मैच करें तो ये आपका वो पॉइंट होगा 3,5। अगर इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे z इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 5 है आयोटा के साथ लगा हुआ है और ये 5 किस लाइन पे है, किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे है, इसीलिए उसको इमेजिनरी नंबर बोला गया है। समझ आया? आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पढ़ते हैं ना, तो रियल पार्ट 3 हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 5 होता है। और वो इमेजिनरी पार्ट 5 किस लाइन पे है? y एक्सिस वाली लाइन पे है। अब तो क्लियर हो गया होगा कि इसको इमेजिनरी क्यों कहा जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ चीजें सीखते हैं। क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन में पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो पोलर कोऑर्डिनेट की थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, हम यहाँ पे एक पॉइंट P सपोज करते हैं और इस P पॉइंट को ये ओरिजिन जो O है इससे मैच करते हैं, एक लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। और ये P यहाँ पे, अच्छा अगर इसकी बात करें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की बात करें तो यहाँ P क्या होता है? x कॉमा वाई होता है। ये P यही पॉइंट है जो x कॉमा वाई है, लेकिन ये पोलर नहीं, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। समझ आया? कार्टेशियन में एक्स वाई चलता है और पोलर में चलता है r एंड थीटा, r कॉमा थीटा। क्योंकि हम यहाँ पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं तो ये जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? r कॉमा थीटा हो जाएगा। अब इस P से यहाँ x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसका परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम अपने फॉर्मूले जनरेट कर सके। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा और 90 के सामने का क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। और एक चीज और, यहाँ पे r और थीटा क्या है? ये क्वेश्चन आप लोगों का होना चाहिए, r और थीटा क्या है? चलिए देखिए,
ये जो लाइन यहाँ ड्रॉ की गई है ओरिजिन से P पॉइंट तक की लाइन, यही आपकी R है। समझ आया? और थीटा क्या है? थीटा ये एंगल है। अब थीटा वो एंगल है, ऐसा एंगल कुछ भी नहीं है। थीटा ऐसा एंगल है जो, ध्यान से सुनिएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है, जिसको आर्गुमेंट भी बोला जाता है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज बना एंगल क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है, जिसको आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है। तो ये आपका थीटा हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। मतलब हाइपोटेनस क्या दिख रहा है? आर दिख रहा है। अब ध्यान से सुनिए, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे चले हैं तो इसको स्मॉल एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसलिए भी स्मॉल एक्स क्योंकि आपका ये पी क्या है? एक्स कॉमा वाई है। और अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट पी का चाहिए तो आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चाहिए, और वो डिस्टेंस आपको पी एक्स कॉमा वाई पहले से ही पता है। और ये क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई यहाँ पे आएगा, जो कि हमने पोलर में आर कॉमा थीटा लिखा हुआ है। तो ये एक्स कॉमा वाई वैसे ही आएगा जैसे अभी पीछे हमने 3,5 को लेके समझाया था, बिल्कुल वैसे ही इसको समझेंगे। ये वाई, इतना डिस्टेंस हमने वाई लेट किया और इतना हमने एक्स किया, वो पी, ये एक्स कॉमा वाई, ये वही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे पुटअप किया गया है। एक्स और वाई कहाँ से आया? अगर आपका ये डाउट आए तो वो आप यहाँ पी को देखिएगा, क्योंकि ये पी वही पी है जो ये वाला पी एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में कार्टेशियन में है, और वही पी यहाँ पे पोलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है। समझ में आया? अब चलिए यहाँ पे कुछ और चीजों के बारे में समझते हैं। यहाँ पे पी क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट है। पी एक पोलर कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे जो आर है, ये आर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। समझ आया? रेडियस आर जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और पी क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट है। आप यहाँ पे पी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी पोलर कोऑर्डिनेट। पी पोलर कोऑर्डिनेट है, आर ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें आपको सिखाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, सबको ये चीज तो सबको पता होगी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये चीज तो हर किसी को पता होगी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मीनिंग क्या है इसकी? पी फॉर परपेंडिकुलर, बी बेस, और पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस। ये चीजें आपको पता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? साइन को रिप्रेजेंट करता, ये कॉस को रिप्रेजेंट करता, और ये टेन को रिप्रेजेंट करता। अब ध्यान से देखिए, आप अगर साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा की बात करते हैं मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ देखिए क्या है, परपेंडिकुलर क्या है? वाई है, और हाइपोटेनस क्या है? आर है। यहाँ पे वो वैल्यू पुट करिए आप, तो साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एच की वैल्यू, मतलब हाइपोटेनस क्या है? वाई अपॉन आर हो जाएगा। आपको यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, मतलब जो भी वेरिएबल होता है उसी की तो वैल्यू निकाली जाती है। r को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? r साइन थीटा। वैसे ही आपको x की वैल्यू चाहिए, इसके लिए आप cos अप्लाई करिए। चलिए देखिए, हम यहाँ पे cos लगाने जा रहे हैं। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। पुट करिए वैल्यू, बेस क्या है? x है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है? r है। cos थीटा, आपको x की वैल्यू चाहिए, r के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा क्या? x इक्वल टू आर cos थीटा। आपको x और y की वैल्यू मिल चुकी। समझ आया? x और y की वैल्यू मिल चुकी। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू और y की जगह पे y की वैल्यू, तो आपका z क्या निकल के आने वाला है? z इक्वल टू, दोनों में क्योंकि r है तो आप r को कॉमन कर लीजिए, z इक्वल टू आर विद इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपका होता है पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन। समझ आया?
इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ के आए हैं a प्लस आई बी में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर कार्टेशियन की बात करें तो x प्लस आई वाई में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो z इक्वल टू निकल के आया हुआ है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही आपका क्या है, पोलर फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म इन जनरल कोई पूछे तो क्या है, ये यही आपका पोलर फॉर्म है। ये आपका क्या है, पोलर फॉर्म। या फिर इसी को और भी क्या कहा जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहा जा सकता है, या फिर एम्पलीट्यूड मॉडुलस फॉर्म कहा जा सकता है। तीन नाम है इसके। पहला पोलर फॉर्म, जो कि मेन आपको याद रखना है बिल्कुल, पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कोई पूछे तो क्या होता है, z इक्वल टू आर विद इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी का एक और नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, क्यों, क्योंकि cos और साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। इसी का एक और नाम होता है एम्पलीट्यूड मॉडुलस फॉर्म। एम्पलीट्यूड मॉडुलस फॉर्म वो कहाँ से आया भाई, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और आपको पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हर किसी को पता होता है, पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस r है तो r का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर y स्क्वायर प्लस बेस x स्क्वायर, ये होगा। अगर आपको केवल r की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसको आगे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा आपका r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये निकल के आएगा। यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे तो r ये वैल्यू है ना, हाइपोटेनस वाली वैल्यू दिख रही है ना r, और हमने पाइथागोरस से उसकी वैल्यू निकाली तो क्या निकल के आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप क्या जानते हैं प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग, यहाँ देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, और यहाँ से अगर आप मॉड z निकालें तो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल आएगा। मॉडुलस फॉर्मेट आपको दे रहा है यहाँ पे, समझ में आया। तो यहाँ पे r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी को आप क्या कहते हैं, मॉड z। अब समझ आया क्यों इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड मॉडुलस फॉर्म बोला गया है। एम्पलीट्यूड, एक वर्ड यहाँ पे और आया, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्योंकि आपने कॉन्जुगेट के बारे में तो सीखा है, बट एम्पलीट्यूड अभी तक नहीं मिला था। अभी आगे हमने थीटा को बार बार क्या बोला कि थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड है, आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट को ही एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल हम उसकी करते हैं। उससे पहले z इक्वल टू जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा गया है, उसी को क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ z बोला जाता है। ठीक, यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं और थोड़ा सा कुछ और आप लोगों को बताते हैं। चलिए देखिए, चलिए देखते हैं आगे। आगे और क्या जानना है आपको, आगे थीटा के बारे में जानना है। थीटा, थीटा क्या है भाई, थीटा आपका एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट है, और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और एएमपी जेड और आर्ग्यूमेंट ARG Z, ये इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। समझ में आया। थीटा इक्वल टू एम्पलीट्यूड भी बोला, थीटा को ही एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है और आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। आई होप जितना अभी तक बोर्ड पे कॉम्प्लेक्स के बारे में चीजें डिटेल की गई होंगी, ये आपको समझ में आया होगा क्लियर कट। अच्छा, एक चीज और, थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, वो वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए। थीटा की वो वैल्यू जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, थीटा की वो वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई लेस देन थीटा लेस आर इक्वल पाई। ये थीटा की क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है। इतना आप सबसे पहले नोट डाउन करिए, इसको लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट।
प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, ये थीटा की जो वैल्यू है इसके बारे में बताया गया है। समझ में आया? आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जितना बोर्ड पे अभी लिखा गया है सारा नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम आगे और बताते हैं आपको। चलिए आगे हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की अभी हमने जिक्र किया है उसके बारे में, लेकिन अभी उसको नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग उतने में बोर हो जाने वाले हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसकी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट के बारे में, मतलब कि थीटा के बारे में। थीटा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आर्ग्यूमेंट की, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज क्या होंगी उसके बारे में देखेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाएंगे आगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक जितना पढ़ाया गया है पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।